उत्कर्ष एमर्ज ना। हाँ मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। देखिए इसका जो टॉपिक का हेडिंग है इसी में कुछ बातें छिपी हुई है। क्या बातें छिपी हुई है? देखिए यहाँ पे हम सिर्फ लिखा सकते थे मगध साम्राज्य और उसको लिखा करके आगे बढ़ जाते, या कोई भी इतिहास का बुक में यही लिखा के आगे बढ़ जाता, तो उसके साथ जोड़ दिया गया इस शब्द को। इस शब्द का मतलब है कि उत्कर्ष हुआ है। उत्कर्ष हुआ, देखिए हम लोग 16 महाजनपद पढ़े, उसमें एक महाजनपद था मगध, जो कि क्या था, सबसे शक्तिशाली था, सबसे विशाल था, और उसी साम्राज्य का क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ। उत्कर्ष होने के कारण क्या थे, कुछ इसके भौगोलिक कारण थे। ठीक है, भौगोलिक कारण मतलब ये ऐसे क्षेत्र में था। ठीक है, कैसा क्षेत्र था इनका, पहाड़, नदियों से घिरा। ये आपका है गंगा नदी। ठीक है, इधर से सोन नदी आकर मिलती है। ठीक है, यहीं पे बगल में मिलती है गंडक नदी। ऊपर से जो गंडक नदी आती है इसके लिए सदानिरा शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे था नालंदा, जो आप देख रहे हैं जहाँ पे राजगीर है, यहाँ पे 5 पहाड़ियाँ थी। ठीक है, 5 पहाड़ियाँ थी और यहीं पे ये क्षेत्र का विकास हुआ था मगध। तो ऊपर में इसको नदी इसकी सीमा बना दी जाती थी, जिससे कोई बाह्य आक्रमण नहीं हो पाता था इसकी सीमाओं में। और इसकी जो कैपिटल थी राजगीर, ठीक है, वहाँ पे 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। तो पहाड़ी रहने का ऑटोमेटिक है कि आपको एक किले के रूप में सुरक्षा प्रदान करता चला जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे बाह्य आक्रमण बहुत कम हुआ, क्योंकि नदी पार करके आक्रमण करना अभी जैसा तो स्थिति उसमें नहीं थी, और पहाड़ी पार करके आक्रमण दोनों मुश्किल थे। और एक कारण क्या था कि इस क्षेत्र में हाथियों का बहुत बड़ा झुंड होता था, जिससे क्या करते थे, हाथियों का पकड़ते थे और उनको अपने अनुसार ट्रेंड करते थे, सिखाते थे और युद्ध कौशल में उसको आगे भेजते थे। हाथी, आप हम लोग जब अरब के आक्रमण तक भारत में हाथियों का प्रभाव जो है युद्ध में बहुत ज़्यादा देखा गया, पर जैसे ही अरब के लोगों का भारत में आगमन होता है, ईरानियों का आगमन होता है, तुर्कों का आगमन होता है, घोड़े आ जाते हैं। ठीक है, घोड़े का जब भारत में आगमन स्टार्ट होता है तब हाथियों का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगता है। परंतु उससे पहले भारत में किसकी लड़ाई होती थी, हाथियों से लड़ाई होती थी। ये और लकड़ी भी बहुत ज़्यादा था, इधर का जंगल, हम लोग का झारखंड वाला जो क्षेत्र है, ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, इसमें इसको बहुत ज़्यादा क्या मिल जाता था, हाथी और लकड़ी मिल जाते थे। यहाँ तक तो आप जब आगे पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में, तो पाटलिपुत्र का किला भी लकड़ी के ही दीवार से दिया गया था। उसमें छोटे छोटे छेद होते थे, जिससे तीर, जब कोई आक्रमण होता तो तीर चलाते थे। ये सब कारण थे इसके साम्राज्य को उत्कर्ष होने का, जिससे यहाँ के शासक क्या हुए, प्रभावशाली हुए। ठीक है, वो हमेशा चाहते थे कि हमारा साम्राज्य का विस्तार हो, उसको बोलते हैं साम्राज्यवादी विचारधारा। हमेशा चाहते थे कि हम दूसरे को जीत लें, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिला हुआ था कि हमको तो कोई जीत नहीं पाएगा, हमको क्या करना है, दूसरे को जीतना है। इसलिए कभी वो अंग पे आक्रमण करके जीतते हैं, कभी बगल में आपका उज्जैन वाला हिस्सा जो अभी आप पढ़ें एमपी का, उसको जीतते हैं, बनारस जीतेगा, काशी जीतेगा। उसके बाद यहाँ के जो राजा होंगे वो वैवाहिक संबंध बनाएंगे। वैवाहिक संबंध मतलब क्या, जैसे हाँ यहाँ के एक राजा होंगे अजातशत्रु, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, काशी नरेश की बेटी से शादी कर लेंगे, पंजाब नरेश की बेटी से शादी कर लेंगे, कौशल नरेश की बेटी से शादी करेंगे, उनको दहेज में कुछ कुछ मिल जाएगा। अब उस क्षेत्र में ससुर ही अपना है तो दामाद पर आक्रमण करेगा नहीं, ऑटोमेटिक से स्वाभाविक चीज़ है कि दामाद पर आक्रमण करेगा। इस वजह से क्या हुआ कि उनको धीरे धीरे उनका क्षेत्र विस्तार होने लगा। ठीक है, आगे लिखिएगा, मगध समाज को उत्कर्ष लिखिए। देखिए, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल था। गया जिला शामिल था।
इसकी राजधानी, ऐसे तो लिखे हैं पर अभी लिख रहे हैं तो लिख ही लीजिए। इसकी राजधानी ऐसे लिखिए, इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में लिखे यहाँ पे गिरिब्रज हम लिखे हुए राजगीर बनी, बाद में राजगीर बनी, गिरिब्रज से राजगीर चला गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले सबसे पहला राजा है तो गिरिब्रज, ठीक है, बाद में राजगीर बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। आपको ख्याल आएगा, मतलब कभी जब रिवीजन कीजिएगा तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या कारण था, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। देखिए बृहदत्त लिखिएगा, एवं जरासंध, ठीक है, बृहदत्त एवं जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। बृहदत्त एवं जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित, जयद्रथ का लड़का था जरासंध। हाँ, यही जरासंध का ही बदबू था। ये यहाँ पे के क्या कुश्ती होता था। यहाँ पे यहाँ के बृहदत्त लिखिए एवं जरासंध प्रतिष्ठित राजा थे। प्रतिष्ठित मतलब उनका नाम सम्मान क्या हुआ था, प्रतिष्ठित राजा थे। प्रतिष्ठित राजा थे, ठीक है। देखिए भौगोलिक स्थिति, देखिए भौगोलिक स्थिति तो आप लोगों को बता दिए कि कैसे इसका उद्गम हुआ। तो गंगा का सीमा ये सब था और उपजाऊ भूमि थी, कृषि तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ हाथियों की कुदरत थी। खनिज संसाधन जो हम लोग का झारखंड वाला क्षेत्र था तो खनिज भी इसके पास बहुतायत मात्रा में था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी इसके शासक हुए वो प्रतापी शासक हुए, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिर्फ भौगोलिक कारण या हमारे जो खनिज संपदा थे उसकी वजह से हो गया। यहाँ के जितने भी शासक हुए योद्धा भी थे, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका क्या हुआ, उत्कर्ष हुआ, ठीक है। अब लिखिएगा आप लोग मगध राज्य के प्रमुख वंश लिखिए, मगध राज्य के प्रमुख वंश। मगध राज्य के प्रमुख वंश। पहला वंश का नाम लिखिएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसका टाइम पीरियड लिख दीजिएगा 544 से 412 ईसा पूर्व या BC। 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है। हर्यक वंश मतलब मगध साम्राज्य के में जो पहला वंश शासन करने वाला था उस वंश का नाम है हर्यक वंश। लिखिए संस्थापक, नीचे लिखिए संस्थापक, लिखे डैश लीजिए संस्थापक। संस्थापक लिखिए बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। ठीक है। राजधानी वही है, राजगीर या गिरिब्रज लिख दीजिए नीचे, राजधानी वही है। अच्छा, दो जो राजा जो थे आपका क्या कहते हैं, ये जयद्रथ और वो क्या था, जरासंध, बृहदत्त और जरासंध। ये किस वंश से? देखिए मगध साम्राज्य में वो राजा तो थे, ठीक है, तो उसके वंश की चर्चा नहीं है, पर जिस वंश का प्रमुख रूप से चर्चा है
जिसके प्रतापी सबसे हुए शासक उस वंश का नाम हर्यक वंश। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि मगध साम्राज्य में कुछ प्रतिष्ठित राजा भी हुए, तो उनके वंश के बारे में नहीं पढ़ना है, उनके बारे में, वंश के बारे में उतनी जानकारियाँ नहीं है। तो जिसके बारे में मुख्य रूप से जानकारी है, जिस राजा के बारे में जानकारी है, वो है हर्यक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, जिसकी राजधानी राजगिरी, जो गिरिब्रज आप देख रहे हैं, बाद में पाटलिपुत्र होगी। ठीक है, अगला आप लोग लिखिए बिंबिसार के बारे में लिखिए, बिंबिसार लिखिए। इसका टाइम पीरियड लिखिए, ये बिंबिसार ऐसे लिखिए, इसका टाइम पीरियड लिखिए 544 से 492 492 BCE। ठीक है, 544 से 492 हाँ, मतलब देखिए ये इसका पीरियड है 544 से 92 तक इनका रहा। तो आप जोड़ सकते हैं कि कितने दिनों तक इन्होंने शासन। ठीक है, लिखिए बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, बिंबिसार इस वंश का, कौन से वंश का? हर्यक वंश। हाँ, बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। प्रथम शक्तिशाली शासक था। प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, साम्राज्य का वास्तविक ऐसे लिखना है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में सत्ता संभाली और लगातार 52 वर्षों तक शासन किया, और लगातार 52 वर्षों तक शासन किया, लगातार 52 वर्षों तक शासन किया। 52 वर्षों तक शासन किया, बहुत लंबा पीरियड तक शासन किए थे। देखिए, लगातार दिखाने का मतलब यही है कि हुमायूं जैसे कि राजा थे, कुछ दिन तक शासन के बीच में भाग गए, फिर आए, तो ऐसे किसी राजा के साथ देखा गया। पर यहाँ पे दिखाने का मतलब यही कि 52 वर्षों तक, बहुत लंबा पीरियड तक इन्होंने शासन किया। 80 वर्ष। हाँ, 15 वर्ष की आयु बैठा, 52 हो गया, जोड़ लीजिए 57। हाँ, उसमें मतलब 1544 से 493। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 8 साल इधर हो गया, 92 से आगे जाइएगा तो 500 पहुँच जाएगा। अब 8 और 44 कितना हो गया? 52 साल। ठीक है, आगे देखिए, इसका एक अन्य नाम, ये सब सारे क्वेश्चन बनेंगे। कितने वर्ष की आयु में बैठा, क्वेश्चन पूछा गया है। कितने दिनों तक शासन किया, वो भी पूछा गया है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम सैनिक, ऐसे लिखिएगा, सैनिक। इसका एक अन्य नाम सैनिक। हाँ, इसका एक अन्य नाम सैनिक भी था। हाँ, शत्रुओं की हत्या करने वाला, कहता था कि एकदम शत्रु के प्रति क्रूर था, कोई रहम या कोई छूट की बात नहीं थी। सैनिक, इसका एक अन्य नाम सैनिक भी था। लिख लिए, आगे लिखिएगा। इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, देखिए, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए
इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों स्वराज की विस्तार के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य की विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया। वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया। ऐसा आपको भारत के इतिहास में ये पहला राजा मिलेगा। इसके बाद भी बहुत राजा इसकी नीति को फॉलो करते हैं कि जो राज्य नहीं जीत पा रहे हैं वहाँ उसको क्या करो, वहाँ से शादी कर लो तो सारा मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने समाज के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों पर जोर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्होंने 3 शादियाँ की। जिसके फलस्वरूप इन्होंने 3 विवाह किए। ठीक है, 3 विवाह किए। देखिएगा पहला, ऐसे देखिए, पहला पॉइंट, पहला शादी लिखिएगा, महाकौशला देवी, इनका पत्नी का नाम है महाकौशला देवी। देखिए देवी महाकौशला देवी। महाकौशला शब्द से ही पता चल जाता है कहाँ के हैं, कौशल के हैं। ठीक है, महाकौशला देवी लिख लीजिए, कौशल राज की पुत्री। देख लिखिए, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन, ये लिख लीजिएगा। ये आगे चल के आपको इसकी कहानी है, प्रसेनजीत की बहन। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन। कौशल के राजा थे कौशल। हाँ, कौशल राज की राजा नहीं थे, राजकुमार थे। ठीक है, अजातशत्रु जब राजा बने ना तब ये राजा बने। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन लिख लिए। लिखिए, दहेज में मिला, दहेज में कांसी प्रांत मिला। आगे लिखिएगा, दहेज में कांसी प्रांत मिला। कांसी प्रांत। कौशल वाला कांसी को जीता होगा तो सोचा इसी को दे दें, इसी के नजदीक में है तो कांसी ही दे देते हैं इसको। ऐसे कांसी का ये लड़की नहीं है, ये लड़की है कौशल की। ठीक है, दूसरा शादी लिखिए। मतलब 3 बातें से आपको पता चल गई कहाँ की थी। तो पहली पुत्री कौशल की थी। ठीक है, किसकी बहन थी, ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। प्रसेनजीत की बहन थी। और दहेज में क्या मिला, कांसी। पहला भारत में साक्ष्य रूप में देखा जा रहा है कि दहेज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगला लिखिए, दूसरी लिखिए, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना। वैशाली जो आप लिखे हैं ना एक मार्जिन पर, वैशाली की लिच्छवी, वैशाली को लिच्छवी भी कहा जाता है। लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी यहाँ लिखी है, लिच्छवी, वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना लिख दे रहे हैं सब, चेलना। चेलना। ठीक है, चेलना देखिए, देखिए, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। अजात शत्रु का, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ, मतलब इसी रानी से अजात शत्रु पैदा हुआ। अजात शत्रु का जन्म हुआ, शत्रु का जन्म हुआ। ठीक है, लिखिए, तीसरा में लिखिए, तीसरी पत्नी लिखिए, हाँ, क्षेमा नाम है, क्षेमा राजकुमारी, क्षेमा पंजाब के मध्यकुल की राजकुमारी। लिखिए, क्षेमा राजकुमारी पंजाब के मध्यकुल की थी। क्षेमा राजकुमारी पंजाब के मध्यकुल की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्षेमा कहाँ की थी, पंजाब की थी। हाँ, ये याद रखिएगा, ये नहीं भी याद रहेगा, पंजाब स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ समझ में आएगा कि राजा बिंबिसार जो थे
वो वैवाहिक संबंध से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और लड़ाइयाँ भी लड़ी साथ साथ में, ठीक है। इनका समाज दे दे बहुत ज़्यादा ही विकसित मगध समाज हो गया। आगे एक लेख आप लोग कौन लिखिएगा, बिंबिसार ने, देखिए अगला पॉइंट, बिंबिसार ने अंगराज्य को, बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर उसे, अंगराज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया, अंगराज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया। और अजातशत्रु, लिखे है ना, अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया, अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। शासक नियुक्त किया, शासक ऐसे लिखना है, शासक नियुक्त किया, शासक नियुक्त किया। देखिए उसमें के जो राजा होते थे ना, अपना जब साम्राज्य का विस्तार करते थे तो सभी जगह पहुंच के वो शासन तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते थे, जो क्षेत्र को जीत लेते थे, जब अपने में मिला लेते थे तो अपना एक प्रतिनिधित्व वहाँ भेजते थे। और देखा गया है कि प्रतिनिधित्व भी कोई दूसरा को नहीं भेजते थे, अपना पुत्र है या अपना भाई का बेटा है या अपना कोई अच्छा सगा संबंधी है, उन्हीं को भेजते थे, ठीक है। वहाँ से फिर टैक्स कलेक्ट करके ये भेजते थे। एक पॉइंट लिखिएगा अगला, बिंबिसार ने अवंती, जो आप लिखे थे उज्जैन की कैपिटल, बिंबिसार ने अवंती के शासक, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडपदोत अवंती के शासक चंडपदोत से मित्रता की, फ्रेंडशिप किया, मित्रता की, पदोत से मित्रता की, हाँ मित्रता की, और उसके इलाज के लिए, और मित्रता की, और उसके इलाज के लिए, राज्य वैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। ये क्वेश्चन जहाँ पे हमको याद है अलग अलग एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा गया। किसने भेजा? बिंबिसार ने भेजा। कहाँ भेजा? अवंती भेजा। यही क्वेश्चन यही रहता है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन, यही लाइन से आपका क्वेश्चन रहेगा। कहाँ से किसको कहाँ भेजा? अवंती किसको भेजा? जीवक को भेजा। किसने भेजा? तो बिंबिसार ने। इसके बदले में शायद यही भेजता था ड्राई फ्रूट्स जी, ड्राई फ्रूट्स नहीं, वो वाला घटना बात है, वो ईरान से वो मंगा लेते हैं, ये नहीं मंगा रहे हैं, वो बिंदुसार मंगाते हैं। आप जो घटना बोल रहे हैं ना, बिंदुसार 3 चीज की मांग करते हैं, सूखे अंजीर, ठीक है, उसके बाद पीने के लिए शराब जो होता है वो, और एक दार्शनिक मदिरा, हाँ उसमें मदिरा खाया जाता था। बिंदुसार 3 चीज मंगाते हैं, सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक। तो वहाँ के जो राजा आते हैं वो बोलते हैं कि हम दार्शनिक नहीं भेजते हैं, आपको हम सूखा अंजीर और मदिरा भेज देंगे, दार्शनिक को नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो बिंदुसार के साथ अभी हम लोग बिंबिसार में, वो मौज वंश का घटना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग एकदम टिक मार लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसी से क्वेश्चन आए हैं बहुत बार और आगे भी आते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, बिंबिसार की हत्या करके उसके पुत्र, हत्या करके उसके पुत्र अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठते हैं। अगला शासक अजातशत्रु लिखिएगा। कितना समय क्या वो राज्य को विलय किया? सबसे पहले काशी, हाँ वो इसमें विलय
पहले वाला इस राजा में आपको उत्तर नहीं पढ़ना है। नहीं, इस तरह क्वेश्चन आता है कि इनमें से हम समझ गए आपकी बात समझ रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर दूसरे राजा है जो 3-4 मतलब राज्यों को मिला था, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है कि इनके साथ ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता है कि बिंबिसार ने किस किस राज्य को मिलाया है, नहीं बनता है। अगला क्या लिखेगा? अजातशत्रु। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, ठीक है। देखिए, इसलिए अजातशत्रु कभी इसका बेटा कालाशोक इसकी हत्या करेगा, तो जब हत्या इसे करेगा तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। हर एक वंश को इतिहास में पितृहंता मतलब पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इसकी हत्या कौन करेगा? उदयन करेगा। कालाशोक भी करता है, इसका बिंबिसार लिखा है ना कि बिंबिसार के उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या करके गद्दी पर बैठा, ठीक है। आगे पितृहंसा को पितृहंता वंश इसी को कहा जाता है, हर एक वंश को, क्योंकि इसके शासक हाँ लिखा है। लेकिन अजातशत्रु लिख के यहाँ पे उसका अंतिम वाला लिखिएगा 492, उनका अंतिम हुआ था ये 492 से लेकर 460 BC तक, ठीक है। 493 से 460 BC की देखिए अजातशत्रु का कौशल नरेश, अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत अभी लिखा है था ना, पहले प्रसेनजीत से युद्ध हुआ जिसमें प्रसेनजीत पराजित हुआ या जिसमें प्रसेनजीत की पराजय हुई, ऐसे भी लिख सकते हैं। हार हुई वो भी लिख सकते हैं। प्रसेनजीत से युद्ध हुआ जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई। देखिए रिश्ते में इनका कौन लग रहे हैं? प्रसेनजीत मामा लग रहे हैं, पर राज्य की मोह है, साम्राज्य का विस्तार नीति को आगे बढ़ाना है, इसलिए कोई भी रहे, मामा घर रहे या कुछ भी रहे, आक्रमण कर दो। तो प्रसेनजीत से क्या हुआ? युद्ध हो गया, प्रसेनजीत हार गया, बाद में प्रसेनजीत से समझौता हो जाता है, ठीक है। समझौता होता है क्या है कि कुछ अपना जो क्षेत्र है इनको दे दिया गया होगा, ठीक है। समझौता का मतलब वही होता है। आगे लिखिए। आधीनता सिखाता। और अगला लिखिए, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, अब समझौता में देखिए क्या हो रहा है, शादी हो रहा है। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री, हाँ, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह, अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, ठीक है। हाँ कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए, अजातशत्रु का एक अन्य नाम या इसका उपनाम कुनिक है। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक है। कुनिक ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सबको याद रखना है। कुनिक है, हाँ, ये जैन मतानुयायी है। देखिए ये जैन मतानुयायी मतलब ये जैन धर्म को मानने वाला है। मतानुयायी ये सब क्वेश्चन बनते हैं कि अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला है? जैन मतानुयायी, ठीक है। और बिंबिसार बौद्ध थे क्या? हाँ, बिंबिसार बौद्ध था, अलग अलग हो जाता है, बाप है दूसरा बेटा, ठीक है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अजातशत्रु का ये जैन मतानुयायी मतानुयायी मतलब
मत जोड़ अनुयायी, मतानुयायी शब्द बना है। मतानुयायी मतलब जैन धर्म को मानने वाले। हाँ ठीक है, अगला लिखिए पॉइंट। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। लिच्छवी आप लोग पढ़े होंगे, लिच्छवी इसकी एक सौतेली माँ लिच्छवी की ही थी, ठीक है। तो लिच्छवियों से युद्ध हुआ जिसमें इसको विजय प्राप्त हुई। देखिए इस युद्ध में लिच्छवियों से युद्ध हुआ, इस युद्ध में इसे विजय प्राप्त हुई, इस युद्ध में इसे विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में अगला पॉइंट जो लिखाएंगे वो आपके लिए नया होगा, आप इस चीज को नहीं पढ़े होंगे। इस युद्ध में लिच्छवियों पर विजय प्राप्त हुई। लिखिए एक हिंट दीजिएगा, बताएंगे। इस युद्ध में अजातशत्रु ने, देखिए अगला पॉइंट उसी में लिखिए। हाँ इस युद्ध में किया था रथ मूसल का। हाँ रथ मूसल। देखिए इस युद्ध में रथ मूसल, किस मूवी में आप लोग रथ मूसल को देखे हैं बताइए? बाहुबली। हाँ बाहुबली में आप लोग इस अस्त्र को देखे होंगे, रथ मूसल। और देखिए रथ मूसल और महाशिला, हाँ महाशिला कंटक, कुछ जना नहीं देखे हमको। महाशिला कंटक, दो अस्त्र का प्रयोग इन्होंने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको पढ़ना है। रथ मूसल गदा टाइप का था। हाँ नहीं, रथ महाशिला कंटक गदा जैसा था। रथ मूसल रथ के आगे लोहा का जो ब्लेड लगा दिया, चक्री हाँ चक्का में लगा दिया जाता था, वो चार दोनों तरफ से सैनिक को काटते हुए चलता था। हाँ तो वही रथ मूसल यही है। और ये है महाशिला कंटक, मतलब एक हथौड़े जैसा कुछ होगा। वो बाहुबली बात करता था। हाँ बाहुबली भी यहीं से बात करता था, उसका भाई क्या नाम था वही। आप समझ में आया कि रथ मूसल। हाँ देखिए अगला पॉइंट लिखिए। इसको बस नीचे रखें, कंटक से। हाँ रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। नामक हथियार का प्रयोग किया था इस युद्ध में, लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में, ठीक है। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन यूपी से पूछा हुआ था कि अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किसके खिलाफ किया था? तो लिच्छवियों के खिलाफ किया था। हाँ जब इसका सौतेला मानोगा लगेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा अजातशत्रु के बारे में। इसके समय में लिच्छवी और उसकी वेश, हाँ एक उसकी माँ जो होगी वो लिच्छवी से होगी, तो उसी से अपना ही मामा घर के साथ। क्या दिक्कत है? नहीं मामा मान रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, जमीन में टैक्स नहीं देते होंगे। खाओ गोली खाओ। आगे लिखिए पॉइंट। इसके समय में ही देखिए गुफा का नाम लिखिए, राज लिखिए। इसके समय में ही राजगीर में सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा देखिए, सप्तपर्णी गुफा इसके समय में ही राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। देखिए बौद्ध धर्म जब आप पढ़िएगा तो 4 बौद्ध संगति आप लोग पढ़िएगा। अलग अलग राजा के समय में, अलग अलग समय में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। उससे क्वेश्चन बनते हैं कि किस स्थान पे हुई है और कौन से राजा के समय में हुई है और उसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ कहाँ हुआ वो जगह तो पूछेगा ही। तो जैसे अजातशत्रु के समय पहला बौद्ध संगति हुआ, चूंकि अजातशत्रु के समय इसकी कैपिटल कहाँ थी, स्वाभाविक है कि जो भी अच्छे काम करेंगे कहाँ करेंगे, अपने कैपिटल में करेंगे। राजगीर में किए, वहाँ पे एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा, अभी भी है ये गुफा, अभी भी एग्जिस्ट करता है।
वहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने किया था। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि बौद्ध संगीति हो, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। आगे पॉइंट लिखिए। ठीक है, देखिए 32 वर्षों के शासन के बाद 32 वर्षों के शासन के बाद 32 वर्षों के शासन के बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। हाँ, उदयन शासन के बाद 32 वर्षों के शासन के बाद अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। ठीक है, या कर दी गई। इसका एक ही शादी था ना अजातशत्रु का। हाँ, शादी की तो एक ही चर्चा। अच्छा, वजीरा वाला जो लिखा है ना, जो वजीरा की शादी जो हुई थी उसी से इसका पुत्र उसी से था। लिखने का जो नहीं, उसका क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ जब कहानी के साथ पढ़िएगा ना तो थोड़ा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए वो सब चीज़ लिखा दिया जाता है, आपका इंटरेस्ट बना रहे टॉपिक पे, और कुछ नहीं। उदयन लिखिए, अगला जो राजा लिखिएगा वो क्या है? उदयन तो अपने पिताजी को मार दिया। अब देख रहे हैं ना, पिता को बेटा मार रहा है, इसको भी बेटा मारेगा ना, जैसा करेगा उसका फिर आगे भी तो देखना है। बेटा मार दिया। हाँ, उदयन इसका वही टाइम लिखिए जहाँ से उसका खत्म हुआ था, 460 से लेकर 444 460 से लेकर इनका टाइम पीरियड जो है वो छोटा है। उदयन यही अंतिम था ना? अंतिम। हाँ, देखिए पुरानो, देखिए पुरानो, हाँ पुराण हम लोग पढ़ते हैं, पुरानो एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा एवं सोन नदी सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र बगल में लिखिएगा कुसुमपुरा पूरा है, बगल में लिखिए, अच्छा ब्रैकेट में लिखिएगा कुसुमपुरा। पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम कुसुमपुरा भी है। कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उदयन के बारे में यही पूछा गया है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र को भी कौन सा शहर कहते हैं? पटना का एक अन्य नाम कुसुमपुरा है, उसी का एक अन्य नाम पोटनी भी है, या पाटन भी कहते थे, क्योंकि आप लोग देखिएगा पाटन देवी वहाँ पर है, मंदिर है, उसी के नाम पे था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना किसने की है? उदयन ने की है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, ये जैन मतानुयायी थे, अपने पिताजी के ही नक्शे कदम पर चल रहे थे। जैन मतानुयायी जो आप पहले लिखे हैं, जैन मतानुयायी जैन धर्म को मानने वाले थे। आप जान लीजिए कि पिताजी बौद्ध जैन को मानने वाले थे, उसके बाद भी उन्होंने बौद्ध संगीति करा दी है, पर ये जैन मतानुयायी हैं, ये नहीं करा रहे हैं। ठीक है, आखिर बाद वाले शासक आएंगे, जैन मतानुयायी थे। इसके बारे में इतनी ही जानकारी। एक अंतिम पॉइंट लिखिए, इसका नहीं है, उदयन के बारे में इतना ही क्वेश्चन आता है।
ठीक है। देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयीन का पुत्र, उदयीन का पुत्र, उदयीन का पुत्र नागदशक, उदयीन का पुत्र नागदशक, नागदशक, हाँ नागदशक ऐसे लिखिएगा, नागदशक, दशक, नागदशक था, उदयीन का पुत्र नागदशक था, ठीक है। जिसकी हत्या, जिसकी हत्या, जिसकी हत्या हत्या उसके आमत्य, जिसकी हत्या उसके आमत्य, आमत्य, आमत्य मतलब बता दे रहे क्या नहीं, देखिए आमत्य अधिकारी को कहा जाता था, ठीक है, अधिकारी, हाँ जो प्रमुख अधिकारी होते थे ना। तो जब उदयीन का पुत्र नागदशक शासक कर रहा था तो उतना वो शक्तिशाली शासक नहीं था। तो देखिए शक्तिशाली शासक आप यदि आप सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र में जिसके पास सरकार है, वो यदि शक्तिशाली नहीं होगी तो मुख्यमंत्री क्या करेगा यहाँ पे, वो विद्रोह करने लगेगा, मुख्यमंत्री अपनी बात मनवाने लगेगा। उसी प्रकार वहाँ भी होता था, जब राजा कमजोर होता था ना तो उसके अधिकारी या उसके प्रांत में शासक करने वाले जो शासक होते थे वो क्या करते थे, विद्रोह करते थे। उसी प्रकार उसका एक आमंत्र था जिसका नाम क्या है, शिशुनाग, ठीक है। देखिए उसके आमंत्र शिशुनाग ने, शुरू से बोलिए तो क्या लिखे हैं, जिसकी हत्या उसके आमंत्र शिशुनाग ने, शिशुनाग ने, शिशुनाग नाग, हाँ शिशुनाग, नाग, हर्यक वंश का अंतिम शासक हाँ। उदयीन का पुत्र नागदशक था, जिसकी हत्या अत्यंत उसके आमत्य, हाँ, आमत्य शिशुनाग ने कर दी। कर दिया। और एक वंश, हाँ और एक वंश शिशुनाग की नींव रखी, और शिशुनाग वंश की नींव रखी, ऐसे देखिए सीधा सीधी, और शिशुनाग वंश की नींव रखी, शिशुनाग वंश की नींव रखी। मतलब आगे आपको कौन सा वंश पढ़ना है, शिशुनाग, शिशुनाग। उसका एक अधिकारी था जिसका नाम था शिशुनाग, वही उसके खिलाफ विद्रोह किया, उसकी हत्या करके उसको पदच्युत कर दिया, मतलब उसके पद से उसको हटा दिया, और एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम क्या है, शिशुनाग वंश। इसका टाइम पीरियड भी लिखिएगा, 412 से 344 BC, ठीक है। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या है, 344, हाँ 412 से लेकर 344, ठीक है। अच्छा समय तक ये वंश यहाँ पे शासन किया था मगध पे। इसका देखिए इस वंश का 412 तक मतलब ये किया था क्या? हाँ नागदशक, नागदशक। आप पहले भी हर्यक वंश वाला पढ़े होंगे, तो हर्यक वंश का 544 से लेकर 412 तक का ही पीरियड होगा, ठीक है। तो शिशुनाग का अगला वंश आ जाता है 412 से 344। अब लिखिए इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, इस वंश का संस्थापक, संस्थापक ऐसे लिखिए, संस्थापक, संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है, और उसी के नाम पर इस वंश, और उसी के नाम पे इस वंश का नाम पड़ा है। और
और उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। ठीक है, प्रमुख शासक लिखिएगा शिशुनाग कहना, शिशुनाग। ठीक है, प्रमुख शासक लिखिए, शिशुनाग लिखिएगा। इसका टाइम पीरियड है 412 से लेकर 394